हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सोशो स्प्रिंटर। और आज हम बात करने वाले हैं जिम्बाब्वे के इकोनॉमिक क्राइसिस की। जिम्बाब्वे एक ऐसा देश जिसने पहले बहुत कुछ सहा है और आज भी वो सह रहा है। 18 अप्रैल 1980 से आज तक जिम्बाब्वे के लोगों की कंडीशन लगातार डेटोरिएट हो रही है। 1980s के समय जब जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली थी तब उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा बेहतर थी आज के कंपैरिजन। आज की बात करें तो जिम्बाब्वे की 60% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है। जी हाँ, 60% से भी ज़्यादा। एक ऐसा देश जो एक समय अफ्रीका का सबसे प्रॉस्परस देश माना जाता था, वो पिछले 20 सालों से जो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है वो सोचा भी नहीं जा सकता। अप्रैल जून 2019 की बात करें तो लगभग जिम्बाब्वे की 50% से भी ऊपर पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है। और ये चीज़ आप याद रखिए, ये आंकड़े 2019 के हैं, जबकि 2020 के आंकड़े तो आए ही नहीं। मतलब इस समय हम समझें तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है और वहाँ के जो लोग हैं वो सब एक डेब्ट ट्रैप में फंसे हुए हैं। मतलब जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने अपने हालात ठीक करने के लिए कई जगहों से लोन ले रखे हैं, कई सारे नेशन से लोन ले रखे हैं और भी जगहों से लोन ले रखे हैं। और वहाँ की जो जनता है वो भी इस डेब्ट ट्रैप का शिकार बनी हुई। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जिम्बाब्वे की ऐसी हालत हुई कैसे। इंडिपेंडेंस के समय जब इनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी थी तो अब ऐसा क्या हो गया कि जिम्बाब्वे इस इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। तो ये चीज़ जानने के लिए हमें जिम्बाब्वे की थोड़ी हिस्ट्री समझनी होगी। जिम्बाब्वे को 18 अप्रैल 1980 में इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश राज से। और इनकी आज़ादी की लड़ाई में जो सबसे ऊपर नाम आता है वो है रॉबर्ट मुगाबे का। जी हाँ, रॉबर्ट मुगाबे और इनकी पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत मेहनत की। इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में दो पार्टियाँ थी, एक ज़ानू पार्टी थी और एक ज़ापू पार्टी थी। ज़ानू पार्टी के लीडर रॉबर्ट मुगाबे थे और ज़ापू पार्टी के लीडर जोशुआ नुकोमो थे। अब क्योंकि दिखती बात है कि रॉबर्ट मुगाबे की पार्टी ने बहुत मेहनत की थी और जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस दिलाई थी, तो जो इलेक्शन कंडक्ट हुआ था पहला, उसमें ज़ानू पार्टी की जीत हुई और रॉबर्ट मुगाबे बन गए वहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर। और उनके राइवल जोशुआ नुकोमो को एक कैबिनेट पोस्ट मिली थी। लेकिन जब ये दोनों साथ में काम नहीं कर पा रहे थे तब 1987 में इन दोनों ने एक यूनिटी एग्रीमेंट साइन कर लिया था, जिसमें इन दोनों पार्टी ने यूनाइट होने का तय किया था और इनकी पार्टी का नाम अब बन गया था ज़ानू पीएफ। और अब जब कोई ओपोजिशन बचा ही नहीं था तब रॉबर्ट मुगाबे ने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके खुद को जिम्बाब्वे का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बना दिया और सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली। इसके बाद रॉबर्ट मुगाबे 2017 तक जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट बने रहे, जिसके लिए रॉबर्ट मुगाबे ने कई सारे माल प्रैक्टिसेस किए। उन्होंने कभी भी जिम्बाब्वे में एक फेयर इलेक्शन कंडक्ट नहीं होने दिया। मतलब उन्होंने कभी ये चाहा ही नहीं कि कोई ऑपोजिशन उनके खिलाफ खड़ी हो, और जो भी उनके अपोज में खड़ा होता था उनके खिलाफ वायलेंस होता था। मतलब उन्हें सप्रेस कर दिया जाता था। मतलब कहने को तो वहाँ पे शुरुआत से ही डेमोक्रेसी थी और आज भी डेमोक्रेसी है, लेकिन आज तक मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हुई ही नहीं। लोकतंत्र का सीधा सीधा वहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई भी रॉबर्ट मुगाबे या ज़ानू पीएफ पार्टी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था। इन चीज़ों को देखकर यूएस ने 2000 से लेकर 2003 के बीच में सैंक्शंस लगा दिए थे जिम्बाब्वे पर। वहाँ दिन दहाड़े गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वायलेंस होता था और खुलेआम ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा था। और तब यूएस ने जिम्बाब्वे के साथ पूरा ट्रेड बंद कर दिया था। अब मैं आपको ये बता दूं कि जिम्बाब्वे अपनी दो चीज़ों के लिए फेमस है। एक उसके मिनरल डिपॉजिट्स जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और दूसरा वहाँ का टोबैको प्रोडक्शन। वहाँ का टोबैको बहुत ही अच्छा होता है। वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर में 1/3 पार्ट जो है वो टोबैको का ही है। और इसके बाद रॉबर्ट मुगाबे ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाई थी जो उनके देश को एक इकोनॉमिक क्राइसिस में धकेल रही थी।
2000 से पहले जब इंडिपेंडेंस मिली थी उन्हें, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब उनका ये कहना था कि वो वाइट पॉपुलेशन और ब्लैक पॉपुलेशन मिलकर काम करेंगे। कि उस समय भी जैसे साउथ अफ्रीका में हम जानते हैं कि वहाँ पर भी वाइट्स रुक गए थे, वैसे जिम्बाब्वे में भी हुआ था कि वहाँ पर भी कुछ वाइट्स रह गए थे। तो उन्होंने कहा था कि हम सब मिलकर साथ में काम करें। लेकिन 1980s में जब एपार्थाइड मूवमेंट जब साउथ अफ्रीका में चल रहा था, तब वहाँ के जो वाइट पीपल थे उनका ये कहना था कि ये बहुत ही गलत चल रहा है जिम्बाब्वे में, और इसके लिए उन्होंने रॉबर्ट मुगाबे पर अटैक तक कर दिया था। और इसके बाद रॉबर्ट मुगाबे ने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनके देश, मतलब जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस, जो भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम, तो खुलेआम वो सिर्फ और सिर्फ इसका जो जिम्मेदार है वो वाइट्स को ठहरा रहा है। इसके बाद 2001 में उन्होंने जो वाइट्स जिम्बाब्वे में रह रहे थे उनके सारे लैंड लेकर ब्लैक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अब आप ये कहेंगे कि इसमें बुरा क्या है, लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं। पहले जितने भी टोबैको फार्म्स जिम्बाब्वे में थे वो मोस्टली ओन किए जाते थे वाइट्स के द्वारा, और एक बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता था इस टोबैको का इन वाइट्स के द्वारा। लेकिन इस पॉलिसी के कारण जब ये टोबैको फार्म्स ब्लैक्स को दे दिए गए थे, तब अब क्योंकि इन ब्लैक्स को इतना आइडिया नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था इस प्रोडक्शन के बारे में, और उनके एक्सपोर्ट से रिलेटेड कनेक्शंस भी उतने अच्छे नहीं थे, तो इसके कारण उनका जो टोबैको प्रोडक्शन है और जो एक्सपोर्ट है वो बहुत हद तक गिर गया था। अब इसके बाद इन पॉलिसीज़ के कारण जिम्बाब्वे की जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में डूबने लगी थी। उनकी सेविंग्स बहुत जल्दी ख़त्म होने लगी थी, और इसके बाद लोगों के लोन्स बहुत बढ़ गए थे। सारे जितने भी वहाँ पे लोग ले रहे थे उनके काफ़ी सारा डेब्ट बढ़ गया था, और इसको देखते हुए रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही गलत डिसीजन लिया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजन लिया, जिसके कारण जो इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे प्रिवेल हो रहा था वो और ज़्यादा इग्नाइट हो गया। उन्होंने अपनी करेंसीज की प्रिंटिंग बढ़ा थी, और इसके कारण जिम्बाब्वे में 2006 से 8 के बीच में एक बहुत ही बड़ा हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। अब ये एक इतना वर्स्ट हिट था, मतलब कि उनकी करेंसी की वैल्यू इतनी नीचे आ गई थी कि वो लोएस्ट हो गई थी पूरे वर्ल्ड में। मतलब 1 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर 1 US डॉलर। मतलब आप अब समझ सकते हैं कि किस तरह की हालत वहाँ पर हो गई थी उस समय। इसके बाद जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने इस हाइपर इन्फ्लेशन को देखते हुए अपनी करेंसी को अबॉलिश कर दिया, और इसके बाद जो फॉरेन करेंसीज थी, मतलब वहाँ पे ट्रांजैक्शंस जो थे वो फॉरेन करेंसीज में होने लगे, मतलब US डॉलर में, इंडियन रुपी में, चाइनीज़ येन में, इन सब चीज़ों में वहाँ पर ट्रांजैक्शंस होने लगे। इसके बाद इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक एक्सटर्नल सोर्स ने इनकी बहुत ज़्यादा मदद की। जी हाँ, जिम्बाब्वे के बाहर से एक कंट्री ने इनकी बहुत मदद की। इस कंट्री के बारे में हम आगे बात करते हैं, लेकिन इसके बाद जब जिम्बाब्वे थोड़ा रिकवर हुआ, तब भी रॉबर्ट मुगाबे को अकल नहीं आई। 2017 में उन्होंने देखा कि एमरसन मंगागावे, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे जिम्बाब्वे के, और उनकी पार्टी में भी उनकी काफ़ी अच्छी पोस्ट बढ़ गई थी, और अब पार्टी के लोग एमरसन मंगागावे को अगले प्रेसिडेंट के रूप में देख रहे थे। लेकिन रॉबर्ट मुगाबे को ये पसंद नहीं आया। वो ये चाहते थे कि उनकी बीवी ग्रेस मुगाबे बन जाए जिम्बाब्वे की नेक्स्ट प्रेसिडेंट, और इसके लिए रॉबर्ट मुगाबे ने एमरसन मंगागावे को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया। और इसके बाद अब क्योंकि एमरसन मंगागावे के अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे और उनकी मिलिट्री में भी बहुत अच्छी पकड़ थी, तो अब उन्होंने वहाँ के आर्मी चीफ कॉन्स्टेंटिनो सिवेगा और उस एक्सटर्नल सोर्स, जो एक कंट्री मैंने पहले बोला था जो मदद कर रही थी इस जिम्बाब्वे को, उस कंट्री के साथ मिलकर रॉबर्ट मुगाबे के खिलाफ एक मिलिट्री coup करवा दिया था, जहाँ एक तख्ता पलट करवा दिया था। मतलब 2017 में नवंबर में वहाँ पर मिलिट्री आ गई थी हरारे में, जो कि उनका कैपिटल है, और जितनी भी उनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उन्हें सील कर दिया गया था, और रॉबर्ट मुगाबे और उनकी पत्नी ग्रेस मुगाबे को हाउस अरेस्ट में रख दिया गया। और इसके बाद रॉबर्ट मुगाबे समझ गए थे कि अब उनका जो वो चाह रहे थे कि एक फैमिली पॉलिटिक्स आगे बन जाए, कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे जिम्बाब्वे में, वैसा नहीं हो। तो अब रॉबर्ट मुगाबे ने 2017 नवंबर में रिज़ाइन कर दिया प्रेसिडेंट की पोस्ट से, और इसके बाद एमरसन मंगागावे बन गए प्रेसिडेंट जिम्बाब्वे के। और वहाँ की जनता को ये उम्मीद थी
कि अब जो प्रॉब्लम्स उन्होंने पहले फेस करी थी रॉबर्ट मुगाबे के कार्यकाल में, मतलब जो रॉबर्ट मुगाबे के अत्याचार थे जो हो रहे थे, कोई अपोज नहीं कर सकता था उन्हें, वैसा एमरसन मंगागावे के साथ नहीं हुआ। वो एक बहुत अच्छे प्रेसिडेंट बनकर सामने आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एमरसन मंगागावे भी वहाँ की जनता के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे और अभी भी उनका देश एक इकोनॉमिक क्राइसिस में डूबा हुआ है। आज की तारीख में भी एमरसन मंगागावे ही हैं प्रेसिडेंट जिम्बाब्वे के, और वो बिल्कुल नहीं संभाल पा रहे हैं इस इकोनॉमिक क्राइसिस और हाइपर इन्फ्लेशन को। अब तो उन्होंने कोविड-19 पैंडमिक का एक बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया। अब जो भी उनके खिलाफ़ कोई प्रोटेस्ट होता है या कोई भी उनके खिलाफ़ कुछ करता है तो वो कोविड-19 पैंडमिक का सहारा लेके उन्हें जेल में बंद करते हैं। जहाँ लगभग वहाँ की 1 मिलियन पॉपुलेशन, जहाँ 1 मिलियन पॉपुलेशन एक बड़ा फिगर है ये, उसे उन्होंने जेल में डाल रखा है। वो सिर्फ इसलिए, रियल कारण था कि उन्होंने अपोज किया था, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने फेस मास्क नहीं, वो कोविड-19 के मेजर्स नहीं ले रहे। तो अभी जो ये कंडीशंस प्रिवेल हो रही हैं जिम्बाब्वे में, और पहले जितने भी मेजर डिसीजंस, जितने भी पॉलिटिकल एक्शंस जिम्बाब्वे में हुए हैं, वो उस एक्सटर्नल सोर्स, उस एक्सटर्नल कंट्री का पूरा साथ रहा है हर मेजर डिसीजन। मतलब अप्रूवल वहीं से आता था। अब वो कंट्री कौन है और उसने कैसे अफेक्ट किया है जिम्बाब्वे की पॉलिटिक्स में, और जिम्बाब्वे को कैसे इस इकोनॉमिक क्राइसिस में डुबा दिया है, और उस कंट्री को जिम्बाब्वे से क्या फ़ायदा हो रहा है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि उन्होंने कैसे इसमें काम किया है और अभी भी एमरसन मंगागावे के पीछे उस कंट्री का हाथ कैसे है। और ये एक्सटर्नल सोर्स कौन है, इसको लेकर मैं आपको एक हिंट देता हूँ। तो वो ये है कि जो देश जो जिम्बाब्वे को मदद कर रहा है वो हमारी नेबरिंग कंट्री है। तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग समझ ही गए होंगे कि वो कौन सी कंट्री है, और अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.